सोने की घाटी पार्ट वन ए। यह कहानी कई हजार वर्ष पहले की है, जब ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सोने की घाटी नाम का एक राज्य था। उन पहाड़ों के पीछे एक और ऊंची पर्वतमाला थी। उस राज्य की प्रजा अपने आप में बड़ी सुखी थी। वहाँ के लोग अपने कामों को बड़ी लगन और मेहनत से करते थे और जो कुछ प्राप्त होता था उसमें संतुष्ट रहते थे। लेकिन कुछ लोगों को सुख प्राप्त नहीं था और वे संतुष्ट भी नहीं थे। उनके हृदय लालच से भरे थे। वे थे उस देश के राजा और उसके दरबारी अधिकारी। राजा का नाम सूरसेन था और वह दूसरों की बुद्धि के सहारे चलने वाला मनुष्य था। राजा सूरसेन ने प्रजा के सुख एवं कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। ये लोग उसकी चापलूसी करने वाले स्वार्थी लोग थे। उन लोगों ने एक सभा का आयोजन किया और उसमें यह निर्णय लिया कि राजा का कल्याण ही देश का कल्याण है। राजा सूरसेन ने इससे प्रसन्न होकर उन्हें महाज्ञानी उपाधि प्रदान की। इस घटना के बाद महाज्ञानियों ने एक समारोह किया और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया कि महाराज सूरसेन को यूँ तो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन उनके जीवन में मनोरंजन का अभाव है। इसलिए आज से हमारे राजगायक शीर्षासन मुद्रा में अपना गायन प्रस्तुत किया करेंगे। सब यह सुनकर स्तब्ध रह गए। विवश होकर गायकों को इसी भांति संगीत प्रस्तुत करना पड़ा। राजा सूरसेन और उसके राज पदाधिकारी चाहे जैसा भी क्यों न हो, लेकिन प्रजा सहज शांति थी। पर प्रजा के मन में कोई दुख भी अवश्य था। लोग जब भी दुर्ग के पीछे पर्वतमाला को देखते, उनके मुंह से आह निकलती। उस स्वर्ण पर्वत के नाम पर ही उस राज्य का नाम सोने की घाटी पड़ा था। जनता के बीच एक पुरातन कथा कही सुनी जाती थी। उसके अनुसार इस पर्वत में एक स्थान पर कभी एक बहुत सी बड़ी सोने की खान थी। इसलिए यह पूरा इलाका सोने की घाटी नाम से मशहूर था। किसी समय पर शुद्धोधन नाम के एक गुणी एवं धर्मात्मा राजा ने राज्य किया था। महाराज शुद्धोधन ने केवल एक महान चित्रकार थे, बल्कि उच्च कोटि के शिल्पी भी थे। वे प्रायः ध्यानमग्न हो जाते थे। उसी अवस्था में उन्हें यह संकेत मिला था कि सोने की खान कहाँ है। महाराज शुद्धोधन ने स्वर्ण से एक अनुपम सुंदर नारी की प्रतिमा का निर्माण किया था। इस अद्भुत कलाकृति को गढ़ने के बाद मंत्री मणिभद्र को सोने की खान का पता लग गया था। उसने राजा को मारकर सोने की घाटी के राज्य पर कब्जा करना चाहा। इसलिए पड़ोसी देश रजतगिरी के राजा शैलेश चंद्र के साथ सटघंडी की और एक दिन रात को अचानक दुर्ग पर आक्रमण करवा दिया। युद्ध आरंभ हो गया। दुर्ग के रक्षक शत्रु सेना का सामना करने लगे। इसी दौरान एक विचित्र घटना घटित हुई। अकस्मात पृथ्वी के कंप उत्पन्न हुए और दुर्ग के पीछे का पर्वत फट गया। पर्वत की शिलाएं दुर्ग पर आ गिरी और दुर्ग ध्वंस हो गया। दुर्ग के सभी सैनिक शत्रु सेना सहित मृत्यु के शिकार हो गए। प्रजा के मन में अनेक शंकाएं थी। एक विचार यह भी था कि राजा वन में चले गए हैं और वह स्वर्ण प्रतिमा शिलाओं के नीचे कहीं दब गई है। इस घटना के कुछ वर्ष बाद सर्वत्र ऐसी चर्चा होने लगी कि निकटवर्ती अरण्य में एक मुनि का आवास है और उन मुनि की शक्ल सूरत राजा शुद्धोधन से मेल खाती है। पर किसी को यह साहस नहीं हुआ कि मुनि से भेंट कर शंका का समाधान कर ले। युद्ध के परिणाम स्वरूप सोने की घाटी वाला राज्य दुष्ट मंत्री मणिभद्र के सहायक रजतगिरी राज्य के राजा शैलेश चंद्र के अधीन हो गया। शैलेश चंद्र में सोने की घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति तो आकर्षण था ही, पर वहाँ पर प्राप्त होने वाले स्वर्ण के प्रति लालच विशेष रूप से था। शैलेश चंद्र ने रजतगिरी का राज तो अपने भाई दीपचंद्र को दिया और स्वयं सोने की घाटी का राज ले लिया। वह इसी राज्य में चला आया और अपने लिए एक नए राजमहल का निर्माण भी करवा लिया। भूकंप के कारण ध्वस्त हुए राजा शुद्धोधन के किले और महल धीरे धीरे पूरी तरह उजाड़ हो गए। वहाँ पेड़ पौधे झाड़ झखाड़ उगते चले गए।
लोग उस प्रदेश में जाने से डरने लगे। उस प्रदेश के बारे में यह अफवाहें फैल गई कि वहाँ न केवल रात में बल्कि दिन में भी भूत प्रेतों का संचार होता है। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि जयराज नाम का एक युवक उस प्रदेश में निर्भय विचरण किया करता था। बचपन में ही उसकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उसका पिता शेषराज वास्तुशिल्प का अच्छा कारीगरी था। वह अपने धंधे में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे अपने बेटे की कोई चिंता न थी। इस कारण जयराज और भी स्वतंत्र हो गया और अत्यंत स्वेच्छापूर्वक उन खंडहारों में घूमा करता था। एक दिन अकस्मात पश्चिमी दिशा में लालिमा छा गई। कुछ ही देर में आंधी आई और सारा वन प्रदेश तड़तड़ ध्वनि करने लगा। सारी घाटी में भयानक स्वर उठा। सोने की घाटी का पुरातन भाग भूकंप के आघात से छिन्न छिन्न हो गया। विस्फोट के कारण शिलाएं उछलकर राजा के किले पर गिर पड़ी और किले का मुखद्वार टूटकर भयानक ध्वनि करता हुआ धराशायी हो गया। राजा शूरसेन घबरा गया। उसने तत्काल अपने सभासद महाज्ञानियों को बुलवा लिया। जब महाज्ञानी लोग राजा के समक्ष उपस्थित हो गए तो उसने क्रुद्ध होकर कहा, यदि मेरे दुर्ग का मुखद्वार धराशायी हो गया है तो उसका निर्माण करने वाले कारीगरों के सिर भी मिट्टी में लौटने चाहिए। तब मंत्रिमंडल ने निवेदन किया, महाराज, इस किले एवं राजमहल को बनाने वाले कारीगर अब जीवित नहीं हैं। तो क्या हुआ? उनके वंशज जो जीवित होंगे, यदि उधार लेने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुत्रों को उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। क्या मैं मूर्ख हूँ? राजा शूरसेन ने कहा। कहानी और है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।